और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। जैसा कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th की जो वीडियो है ग्रामर को लेके हो या फिर लिटरेचर के लेके हो, ये इसी चैनल पर लगातार आपको मिलने वाली है। उसी वादे को हम पूरा कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में या उसी के रिलेटेड एक वीडियो आज हम डील करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में जो बच्चे हैं और इस साल यानी 2026-27 के वर्ष में बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप किसी तैयारी में जुड़ते हैं तो उससे पहले ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा हथियार प्रयोग करना ज़रूरी है। इसका मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है अगर आप अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में गेन करना चाहते हैं तो उस केस में। तो यहाँ पर हम समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न इंग्लिश का जो कि क्लास 10 के लिए होगा, यूपी बोर्ड के लिए 2026 और 27 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको हम समझेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर के बन सकते हैं, कौन कौन सा सेक्शन जो है वो टच होता है, या जो 20 MCQ आते हैं आपके 20 MCQ वो कौन कौन से पार्ट से पूछे जाते हैं, क्या वो केवल ग्रामर से पूछे जाते हैं, केवल लिटरेचर से पूछे जाते हैं या इसके अलावा भी कुछ और होता है। तो ऐसा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा तो एक हल्का सा बदलाव आपको नज़र आया होगा, जो कि 20 MCQ आपके क्वेश्चन हैं उनमें एक छोटा सा परिवर्तन है। वही हम समझेंगे कि कहाँ वो परिवर्तन है और उसके अलावा क्या क्या बदलाव हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं, जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो कहा जाए तो लाइफ में फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम भी है, ठीक। तो कोशिश पूरी यही करिए कि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, एक बेहतरीन नंबर गेन कर सकें, ताकि आपको बाद में किसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट ना हो। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो पूरा आपका सिलेबस है और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बटा हुआ है दो पार्ट में। पार्ट ए जो कि 20 मार्क्स का है और एक किससे रिलेटेड है, 20 MCQ टाइप क्वेश्चन से। यानी आप इसमें से जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वो सब के सब आपके बहुविकल्पी होंगे, यानी एक क्वेश्चन पर आपको एक नंबर मिलेगा। दूसरा पार्ट है आपका 50 मार्क का, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और साथ ही साथ लिटरेचर से हो सकते हैं। तो आइए एक एक को समझते हैं कि कहाँ पे कितने मार्क हमको मिलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो जो 20 MCQ टाइप क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो मैंने पहले यहाँ पे लिख रखे हैं, बस आपको एक बार ध्यान देना है, दिमाग में फिट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, आई होप कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, ये जो 3 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, अनसीन पैसेज से। यानी आपको एक पैसेज दिया गया होगा और उससे 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको केवल ट्रिक लगाना है, यहाँ पर आपको राइटिंग नहीं करनी है, केवल ट्रिक लगाना है, उस पैसेज को देख करके ट्रिक लगाना है केवल। तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, 3 मार्क आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिलेटेड होगा टेंस से। अब टेंस से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो टेंस से क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द गैप के रूप में, मतलब फिल द गैप के रूप में। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें हो सकता है कि वर्ब जो है उसको मतलब डिसअपीयर कर दिया जाए और सही वर्ब भरने के लिए आपको दिया जाए। अगर आप सही वर्ब भरते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आपको मिलेगा 1 नंबर टेंस के हिसाब से। यानी कह सकते हैं कि लगभग जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का खेल है। अगर उस चीज़ को आप ध्यान देंगे, यानी टेंस अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यहाँ भी 1 नंबर गेन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन टेंस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेंस को आप डीप पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे, नहीं तो अगर आपने डीप नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल इस बात को माना जा सकता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर तो हमें लगता है कि हमने ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या बेहतर नंबर गेन करने का जो एक प्रयास है हमारा वो सफल रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो चीज़ें बदली बदली महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कि जितना नंबर हमको पाना चाहिए था उतने नंबर हमको मिल नहीं रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपने चीज़ों को डीप नहीं पढ़ा होता है और जा करके आप पेपर में छोटे से क्वेश्चन में गलती करके चले आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि टेंस बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ के डीपली कंसेप्चुअल पढ़ा जाए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। टेंस की वीडियो इस चैनल पर भी मौजूद है, आप चाहे तो उन चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। देखिए 1, 2, 3 आपके अनसीन पैसेज हो गए, 4 नंबर आपका टेंस हो गया, 5 नंबर क्या होगा
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल नया है, मतलब पिछले साल भी पूछा हुआ था, लेकिन एक तरह से नया है। जब से ये भी एमसीक्यू आने लगे हैं 20 एमसीक्यू, तब से ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। नया क्यों है? क्योंकि 10th के एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे जाते थे और बच्चे कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न को दिमाग में रख के तैयारी नहीं करते हैं, वो ऊपर ऊपर तैयारी करते हैं बिल्कुल हल्के लेवल पे, और वो बाद में प्रॉब्लम कर जाता है। तो वन वर्ड क्या होते हैं इसको ज़रा एक बार समझ लेते हैं। वन वर्ड बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। जब आप हिंदी पढ़ते होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे कहा जाए जैसे जिसे जीता न जा सके उसे अजय बोलते हैं, या फिर कहा जाए जहाँ पहुँचा न जा सके उसे दुर्गम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ वन वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाए द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, उसको जो है लाइब्रेरी बोलते हैं। द प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर डन, ऐसा स्थान जहाँ पे साइंस के प्रयोग किए जाते हैं उसको आप जानते हैं लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला बोलते हैं। या द प्लेस वेयर एनिमल एंड बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षी और जानवर रखे जाते हैं उस स्थान को चिड़ियाघर बोलते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे देगा, आपसे एक लाइन में पूछ सकता है कि इस स्थान को या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को तभी चूज कर पाएंगे जब कुछ वन वर्ड आपने पढ़े हुए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी चैनल पर कुछ वन वर्ड मैं आपको डिलीवर कर सकूं, बता सकूं, ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि वन वर्ड क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है रीऑर्डरिंग से। रीऑर्डरिंग क्या होता है इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ जा करके देख पाएंगे। बहुत सिंपल भाषा में इसको समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ को जो पहले से बिखरा हुआ है या जिसका क्रम बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, यानी कहीं आगे रखा है कहीं पीछे रखा गया है, तो उसी क्रम को सही करने की प्रक्रिया कहलाती है रीऑर्डरिंग। जैसे कहा जाए एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी को बदल दिया जाए, यानी मान लीजिए इससे पहले ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद मेन वर्ब आ गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, तो इस क्रम को सही जब हम करेंगे तो वो कहलाएगा रीऑर्डरिंग। इसी का नाम है रीअरेंजमेंट। ठीक, तो उसमें करना क्या होता है, सेंटेंस को आप सही करते हैं और इसके भी आपको मिलते हैं 1 नंबर। तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 होता है स्पेलिंग टेस्ट से। तो स्पेलिंग टेस्ट जो है बहुत आसान होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है, उस केस में स्पेलिंग टेस्ट जो है वो मतलब कारगर साबित हो सकते हैं या फिर आपको 1 नंबर दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो दिमाग थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो ही जाता है, प्रेशर फील हो ही जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो क्लास में बैठ के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया और बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक, तो उस केस में अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पेलिंग टेस्ट जो कि बहुत ही आसान होता है, 1 नंबर आपको दिला सकता है, वो छूट सकता है, मिस हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जितने भी स्पेलिंग हैं आपके किताब में ज़रूर दिया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और बहुत कॉमन स्पेलिंग पूछी जाती हैं जो आप गलतियाँ जो है जहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है कमिटी, इसकी स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर सकते हैं। एक नॉर्मल वर्ड है कैलेंडर, इसकी स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर सकते हैं। एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़े ठीक ठाक लेवल की स्पेलिंग आपको दी जाती हैं जो अधिकतर आपको कन्फ्यूज करती हैं। तो यहाँ पर आप 1 नंबर आराम से गेन कर पाएंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं 8 होते हैं जनरली। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। 8 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार तो मैंने अपने चैनल पर डिस्कस कर रखे हैं, एक नाउन की वीडियो और एक प्रोनाउन की वीडियो। आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। क्वेश्चन इससे कैसे आता है इसको ज़रा समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में, या फिर कोई एक वर्ड अंडरलाइन दे के पूछ देता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बताना होता है। तो इस केस में ये बात जानना जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से आता हो, आप पहचान पाते हो कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ख़ासकर पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। अधिकतर क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आते हैं।
या फिर दूसरे नंबर पे आप कंजक्शन को भी रख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपके लिए यानी 10th वालों के लिए प्रीपोजिशन की एक वीडियो में लाऊं। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगर 9th और 10th की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो एक पैसेज से आता है, और वो पैसेज कहाँ से होता है? प्रोज से होता है। यानी प्रोज का ही एक छोटा सा पैसेज आपको दिया रहेगा और उसी पैसेज से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। ठीक, ये पैसेज कहाँ से होगा? प्रोज से होगा। तो कह सकते हैं प्रोज से 2 नंबर तो यहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मतलब 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन जो हैं वो फिर प्रोज से होते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है 3 मार्क्स 3 नंबर। तो प्रोज से लगभग 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और प्रोज जब भी आप पढ़िए तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बहुत डीप पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए कि बस कहानी आपको ऊपर ऊपर याद है, बाकी चीज़ें आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ फैक्ट है, कुछ न कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ रखा है रिलेटेड टू गॉड, तो उसमें एक डाटा है कि बादल कौन सी दिशा से आ रहे थे, तो आंसर है नॉर्थ ईस्ट से वो बादल जो है वो आ रहे थे। ठीक, या फिर नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में है कि जो ये पूरा उत्सव हो रहा था या पूरा समारोह हो रहा था, मतलब नए सरकार की स्थापना हो रही थी साउथ अफ्रीका में, ये कौन से डेट को हो रहा था? तो वो हो रहा था 10 मई 1994। या फिर कहा जाए कि नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बनते हैं तो 2 लोग उपराष्ट्रपति बनते हैं, उनमें सबसे पहले कौन आता है और उसको कौन सी पोस्ट मिलती है, या दूसरे नंबर पे कौन आता है उसको कौन सी पोस्ट मिलती है। तो ऐसा पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि जो आपका चैप्टर है 2 नेल्सन मंडेला अलोंग टू फ्रीडम, उस चैप्टर में जो जेट उड़ाया जा रहा था उस जेट का क्या नाम था। ये भी पूछ सकता है कि जेट से निकलने वाले धुएं में कितने कलर थे। ये भी पूछ सकता है कि जो नया राष्ट्रगान है वो कौन सा है, पुराना राष्ट्रगान कौन सा है। ये भी पूछ सकता है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। इसी तरह हर चैप्टर में कुछ न कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को आप ध्यान में रख करके और तब अगर तैयारी करेंगे तो आई होप की चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी और एक बेहतर नंबर गेन करने में आपको मदद मिलेगा। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक नंबर को छोड़ना नहीं चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक एक नंबर के लिए भी हम पूरी तरह से सजग हों, तैयार हों, ताकि बेहतर नंबर परफॉर्म कर सकें। एक एक नंबर जुड़ के भी आपका परसेंटेज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो किसी भी नंबर को आप कम नहीं आंक सकते। फिलहाल बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 से 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है वो एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक छोटा सा पोएम आपको दिया रहेगा, कुछ लाइनें उसकी दी रहेंगी और वहाँ से आपको 2 नंबर आपको मतलब गेन करने हैं एमसीक्यू के रूप में। यहाँ कुछ लिखना नहीं है, सीधे आपको एमसीक्यू से गेन करने हैं। और बात करें अपने सप्लीमेंट्री की, यहाँ से सीधे 5 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं और इसमें कोई पैसेज नहीं दिया जाता है, पैसेज केवल आपको प्रोज में दिया जाता है। तो आई होप कि ये जो 20 नंबर का पूरा आपका सिलसिला है वो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से कितने नंबर आ रहे हैं। अनसीन पैसेज से 3 मार्क, टेंस से 1 मार्क, वन वर्ड से 1 मार्क, रिकॉर्डिंग से 1 नंबर, स्पेलिंग टेस्ट से 1 नंबर, पार्ट ऑफ स्पीच से 1 नंबर, खासकर प्रीपोजिशन चैप्टर से। पैसेज से आपके 2 नंबर जो कि प्रोज से होने वाला है, फिर प्रोज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पैसेज से रिलेटेड नहीं होगा, डायरेक्टली पूछेगा आपसे। उसके बाद पोइट्री से 2 नंबर और सप्लीमेंट्री से 5 नंबर, टोटल मिला के आपके होते हैं 20 मार्क्स। तो पार्ट ए जो हमारा वो कंप्लीट होता है 20 मार्क के साथ। अभी बात करते हैं यहाँ पे पार्ट बी की। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट मैंने यहाँ बना रखे हैं, लेकिन ये पूरा पार्ट बी ही है। पार्ट बी जो है आपके 50 नंबर का है। आप जानते हैं जो टोटल मार्क होता है वो 70 का होता है, 30 नंबर आपको इंटरनल मिलते हैं स्कूल से ही। तो उस केस में 50 नंबर आपको यहाँ पर पार्ट बी में देखने को मिलता है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब है इन क्वेश्चन को आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू या ट्रिक नहीं लगाना है, लिखना पड़ेगा आपको। और उसमें भी आपके लगभग 2 अलग अलग पार्ट एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें पहले पार्ट में रीडिंग है, राइटिंग है और ग्रामर है और दूसरे पार्ट में आपका लिटरेचर है। तो रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर की बात करें तो यहाँ इसको ज़रा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये पार्ट बी का, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड है रीडिंग से। रीडिंग का सीधा सीधा मतलब है एक पैसेज, एक अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा और उस अनसीन पैसेज से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन, जिसमें से पहला 2 नंबर, दूसरे का 2 नंबर, तीसरे का 2 नंबर और चौथे क्वेश्चन का 1 नंबर। ये जो 2 नंबर 3 जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको उसी में से ढूंढ के आंसर के रूप में 1 या 2 लाइन में आपको लिखना होता है। लेकिन ये 1 नंबर किस चीज़ का मिल रहा है?
वो 1 नंबर मिलता है कि उसी पैसेज में से कोई एक वर्ड उठा के आपसे पूछ सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, यानी सिनोनिम पूछ सकता है, या पूछ देगा कि इसी वर्ड का एंटोनिम क्या है, विलोम क्या है, या पूछ देगा कि ये जो वर्ड है उससे रिलेटेड एक पार्टिकुलर मीनिंग कौन सी है। तो इस केस में आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलता है। कह सकते हैं वोकैब का क्वेश्चन है ये, जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, यानी पर्यायवाची या विलोम। तो आपको कुल मिला के रीडिंग सेक्शन देता है 7 मार्क्स, 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 है आपके राइटिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, या तो आप एक लेटर लिख सकते हैं या तो एक आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। और आपको कितने मार्क मिलेंगे यहाँ पे, 4 मार्क्स, 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत खासकर तब नहीं होगी जब आपको टेंस बहुत बेहतर तरीके से आएगा। टेंस की वीडियो में भी मैंने बताया था कि टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है। तो मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि टेंस को बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग से, दोनों में से किसी एक को लिखना है। आपको ऑप्शन एक क्या बोला जाता है, जो टॉपिक है वो आपको दिया जाएगा। आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने आंसर को लगभग लिखना है, 80 से 100 वर्ड के शायद है, मतलब उतने वर्ड में आपको लिखना है। और आपको मिलेंगे उसके 6 मार्क्स, 6 नंबर आपको मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। मैं ये सब वीडियो अलग अलग पार्ट में ज़रूर लाऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, या फिर आर्टिकल कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, कौन से लेटर पूछे जाते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ठीक, ये सब वीडियो जो है मिलेगी आपको इसी चैनल पे। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हो गया, यानी रीडिंग का, राइटिंग का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ 1 से लेकर के और 3 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रामर डिस्क्रिप्टिव में, यानी आपको यहाँ पे लिखना है, ट्रिक नहीं लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रामर जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर अगर आपने अगर सही किया तो पूरा का पूरा मार्क मिलेगा, उसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने गलत किया तो आपके नंबर 0 भी हो सकते हैं, मतलब एक टॉपिक से 0 नंबर मिल सकता है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इसी चैनल पे। तो आप इसी चैनल पे बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ या बाकी जो भी वीडियो हो, अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड इससे लाभान्वित हो सकता है, मतलब उसको बेनिफिट मिल सकता है, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, आराम से शेयर करिए। क्या बोलते हैं, मित्रता निभाइए, दोस्ती निभाइए। दोस्ती निभाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो हर एक फील्ड में दोस्ती निभाइए। अधिकतर क्या होता है कि जब भी आपको कोई खुरापात सूझता है तो आप दोस्ती बहुत तेज़ निभाते हैं, या फिर जब आपको कोई ट्रिप पे जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, उस केस में दोस्ती आप बहुत शानदार निभाते हैं तुरंत। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए अगर आप कोशिश करें कि कोई चीज़ उसको शेयर हो पाए, तब वो काम करने में थोड़ा बहुत आपको हिचकिचाहट होती है, आप नहीं करते हैं। फिलहाल अपनी अपनी बात है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो 2 नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत ही आसान टॉपिक होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, यानी वॉइस में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपका वॉइस का क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन बाई को न लेकर के किसी और प्रीपोजिशन को उठाता है और वहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आई नो यू, अगर इसको पैसिव में बनाया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर नोन टू मी। यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर बाई को रिप्लेस किया जा सके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है बोर्ड में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पूछ देता है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखेंगे कि चीज़ें सही से सॉल्व करें, और थोड़ी डीप जानकारी हर एक टॉपिक की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 नंबर, वॉइस से 2 नंबर, और यहाँ बात करें पंचुएशन की, तो पंचुएशन तो बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। आपको बस यही ध्यान देना कि कोई सेंटेंस राइटिंग के हिसाब से सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, यानी कहाँ पर छोटे लेटर होने चाहिए, कहाँ पे बड़े लेटर होने चाहिए, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान देने पर आपको मिलते हैं 2 नंबर।
ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन सीधा सीधा रिलेटेड है टेंस से। अगर आपको टेंस आएगा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो आप ट्रांसलेशन में भी 4 नंबर में से 4 गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत गलती रहेगा, फिर भी आपको लगभग 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि 2 नहीं, पूरा का पूरा 4 नंबर गेन करने की कोशिश करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेंस पढ़ें। तो हमने ये बात कर ली कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर में कितने नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, अभी बात करते हैं अपने लिटरेचर और सबसे आखिरी पोर्शन की। तो लिटरेचर की बात करें तो आप जानते हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री 3 जो है आपके अलग अलग पार्ट हैं लिटरेचर में, और उन्हीं से ये क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले लिटरेचर में प्रोज की अगर हम बात करें तो प्रोज में क्वेश्चन नंबर 5, यानी पूरे इस पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 शॉर्ट आंसर दिए गए रहते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 3 नंबर, फिर एक क्वेश्चन के 3 नंबर, यानी टोटल आपको जो है 6 नंबर मिलते हैं। और इस 6 नंबर में अगर आप बात करें तो 2 शॉर्ट आंसर में जो पहला क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें भी 2 ऑप्शन होगा। यानी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया होगा तो उसके 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, उसके भी 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना नंबर? 6 नंबर। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा प्रूफ से ही, और इसे आपको सॉल्व करने पर मिलेंगे 4 नंबर। बहुत ही आसान है, यानी आपको 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। पोइट्री की अगर हम बात करें तो पोइट्री में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली कंपैरिजन के बेस पे होते हैं। जैसे कहा जाए, आप में एक चैप्टर है टाइगर इन द जू, और टाइगर इन द जू चैप्टर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर हु इज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड हु इज़ लिविंग इन द जू। मतलब जो टाइगर जू में है या जो टाइगर जंगल में है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस केस में आप देख पाएंगे कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे शॉर्ट में मिल जाता है पोइट्री से, या फिर आपको या तो एक शॉर्ट आंसर लिखना है या तो 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है। अब दोनों में आसान कौन सा है? 4 लाइन की कविता। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिखने के चक्कर में, यानी बाकी बच्चों से अलग होने के चक्कर में, कभी कभी शॉर्ट आंसर चुनते हैं। चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा रिस्की है, ठीक, और जो 4 लाइन की आपकी पोएम है वो आसान है, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 4 लाइन की पोएम लिखें। कभी कभी ऐसा दिमाग में चलता है कि हम चीज़ों को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोला है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। ठीक, इस चीज़ को साबित करने के चक्कर में आप अपना ही नंबर जो है नुकसान कर लेंगे। तो साबित नहीं करना है, आपसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, और उनसे भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, धरती वीरों से खाली नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ज़रूरी है कि वही क्वेश्चन को टच करें जो बिल्कुल आसान हो। ठीक, किसी को बहुत ज़्यादा सिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। एक लाइन है जो मैं आपको सुना देता हूँ। वो लाइन है कि प्यार जताया जता के छोड़ दिया, प्यार जताया जता के छोड़ दिया, ऊपर उठाया और उठा करके छोड़ दिया, और हमें तुम इश्क सिखा रहे हो ए नए लड़कों, हमने ये राग तुम यहाँ कब का गा बजा के छोड़ दिया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि और बल के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसमें आप रिस्क न लें और नंबर उतना ही बराबर मिले। देखिए, आप चाहे शॉर्ट आंसर लिखेंगे या फिर 4 लाइन का पोएम लिखेंगे, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे 3। तो बेहतर है कि आप आसान ऑप्शन के साथ जाएँ, आपको नंबर लेने से मतलब है। ठीक, तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सेंट्रल आइडिया है। अब सेंट्रल आइडिया में आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 3 पोइट्री आपको मिलेगी, और 3 में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, उसी का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये बहुत आसान होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे लास्ट जो आपका पोर्शन है वो सप्लीमेंट्री का है, और सप्लीमेंट्री से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है मिलते हैं। शॉर्ट में आपको 3 नंबर और लॉन्ग में 4 नंबर मिलते हैं। इस तरह से पूरा जो आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न है वो कंप्लीट होता है, और आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा कमज़ोर है जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसको केवल एक नज़र देखने से भी वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, हल हो जाएं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लाएंगे। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में क्लास 10 के साथ, यानी यूपी बोर्ड के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।